हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। इससे पहले इसका पार्ट 1 हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर रहेगा और यहाँ से समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आज हम लोग को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आगे कंटिन्यू करना है। उसमें हम लोग पढ़े थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है और जी का वैल्यू क्या होता है, यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड इट्स वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है और उसका वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या होता है, उस पर बात होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब प्रोड्यूस होता है तो उसका कंडीशन आपका क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि जब भी फ्री फॉलिंग का कंडीशन होता है तब उस समय क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो कहां से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ऊपर से आराम से नीचे की तरफ आ रहा है और कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है। तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री फॉल, है कि नहीं। उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। तो वही बोला है क्या कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि जो फोर्स ऑफ अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसके कारण से जो एक्सीलरेशन क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल जी, यानी कि उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सारे चीज को रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर वे रहता है। जैसे मान लीजिए कि सबका नाम सारा जगह नहीं ना लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये जब भी लगता है तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन वहां पर काम कर रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसके कारण से ऐसा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए स्मॉल जी, क्या वैल्यू ऑफ ए स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पर स्मॉल जी का वैल्यू क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो आपको देखिए सबसे समझना यहाँ पर कैसे आसान होगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि ए आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, इसका मास है एम, कैपिटल एम, इसको हम लोग छोटा ई लिख लेते हैं कैपिटल एम के साथ साथ, ताकि पता चले क्या कि ये मास किसका है, अर्थ का। और एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, तो स्मॉल एम है, क्या है, स्मॉल एम है, और इसके बीच का जो डिस्टेंसेज है वो क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। तो क्या आप नहीं लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए फोर्स का फार्मूला क्या लिखते थे, कैपिटल जी m1, यानी कि m1 के जगह पर आप लिखेंगे मास ऑफ अर्थ, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, देन डिस्टेंस बिटवीन देम जो है उसका स्क्वायर, यानी कि जो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r, तो r का स्क्वायर लिखेंगे। वही लिखा हुआ है क्या कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो यहां पर आपको फोर्स देखने को मिलेगा क्या होगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में r स्क्वायर, जो कि हम लोग यहां पर लिखे हैं, वही लिखा हुआ है कि नहीं। और यहां पर आपको रिप्रेजेंट भी कर दिया कि एम और ई ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कैपिटल एम लिखा हुआ है तो अर्थ तो बड़ा है ना, तो उसका मास ज्यादा होगा, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कितना ही होगा अर्थ के कंपेयर में, इसलिए उसको स्मॉल एम से लिखा गया है। और आर रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर आर है। फिर उसके बाद लिखा गया है क्या कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जो जी है ड्यू टू द फोर्स, देन अब यहां पर लिखा गया है क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग फोर्स में जब फार्मूला लगाते हैं तो आप फोर्स का फार्मूला एक और क्या पढ़े हैं बताइए, होता है F इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहां पर एक्सीलरेशन का काम क्या कर रहा है,
तो एक्सेलरेशन का काम यहाँ पर ए की जगह जी कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं m इंटू स्मॉल जी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहाँ से आप यदि कंपेयर करें कि इस फोर्स का वैल्यू क्या हो गया कि मास इंटू जी हो गया, और इस वाले फोर्स का वैल्यू क्या हो गया कि कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और आर का स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका स्क्वायर। अब क्योंकि देखिए ये डिस्टेंसेज क्या है, जितना अर्थ का रेडियस है वही तो इसका डिस्टेंस है, अर्थ के पास ही तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो जो मेन इसका रेडियस है अर्थ का वही इसका डिस्टेंसेज है। तो अब देखेंगे क्या कि स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कि जो स्मॉल जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। क्या? एक मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसका जो रेडियस है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो वही इसमें लिखा हुआ है क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ड्यू टू द फोर्स, यानी कि यहाँ पर आपका एफ का वैल्यू एक और देखने को मिला क्या कि एम इंटू जी, और दोनों के बीच में जब 1 और 2 का रिलेशन निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ से जी देखने को मिलेगा, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर आपको वही दिखाया गया है, उस जी का वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा गया है कि फर्स्ट वाले में फोर्स क्या था, m इंटू जी था, और सेकेंड वाले में क्या था हम लोग का, यानी कि सेकेंड वाले में ये आपका था, फर्स्ट वाले में क्या था, तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्क्वायर। अरे था कि नहीं था बताइए आप? क्या? क्योंकि एक फोर्स था m इंटू जी और एक फोर्स का फार्मूला क्या था कि कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट था और ये मेरा सेकंड था, और दोनों को कंपेयर कर लिए। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो जो जी का वैल्यू आया वो क्या आया, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और अपॉन में आर स्क्वायर, है कि नहीं? अपॉन में क्या आया, आर स्क्वायर, यहाँ पर आप आर स्क्वायर लिखेंगे, तो यही आपको देखने को मिला, है कि नहीं? तो आपको देखने को मिला। अब यहां से देखिए क्या होता है कि कैपिटल जो जी का वैल्यू होता है वो हम लोग को पता रहना चाहिए। क्या होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11। अब यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है कि कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या होता है। फिर देन उसके बाद आप देखेंगे मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ क्या है, तो 6 इंटू 10 के पावर 24 केजी, है कि नहीं? फिर उसके बाद इसके जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो भी आपका है 6.37 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, अब यहाँ से ये सब वैल्यू मिल गया, तो क्या आप यहाँ से स्मॉल जी का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो निकाल लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्या कि यहाँ पर स्मॉल जी की जगह पर कैपिटल जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 10 के पावर -11। यूनिट नहीं लिखी अभी, आपका काम बन जाएगा। फिर वहां पर क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 के पावर 24। ठीक है, अपॉन में क्या लिखिएगा, तो जो रेडियस है उसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, 6.37 इंटू 10 के पावर क्या लिखा हुआ है, 6, और उसको आपको स्क्वायर करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग कोई भी वैल्यू जब करते हैं ना साइंस मैथ का, तो थोड़ा सा आप उसको अप्रॉक्स में करने का कोशिश करिए, क्योंकि जब भी आप अप्रॉक्स में करेंगे तो आपका काम जो है फास्ट होगा थोड़ा, है कि नहीं? स्मार्ट बनिए, स्मार्टफोन का जमाना है तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, है कि नहीं? तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां से 6.67 इंटू 10 के पावर -11 है, यहाँ क्या है 6 है, 10 के पावर 24 है। तो आप यहां देखेंगे क्या कि पावर जब आपका, ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, कि जब a के पावर m इंटू a के पावर n रहता है तो क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो आप जब मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर पावर क्या है, 10 के पावर -11 और 10 के पावर 24, तो ये दोनों ऐड करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पावर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब इससे माइनस होगा तो पावर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां से आपका पावर हो जाएगा 10 के पावर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और देखिए 6 और 6 यहां पर है, मान लीजिए कि 6.6 है, हम 6 अभी मान के चलते हैं, अप्रॉक्स करने का मतलब वही। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 36 होगा।
ठीक है, थोड़ा बड़ा तो होगा लेकिन अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं। और नीचे वाला को ध्यान देंगे क्या कि ये भी है, नीचे वाला क्या है 6 है, 6.3 है, और उसको स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या होगा, ये भी मान के चलते हैं 36 होगा। और फिर इसको 10 के पावर जो 6 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 के पावर 12 होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि 36 से 36 खत्म। अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 10 के पावर 12 है और यहाँ पर 10 के पावर 13 है। तो जब डिवाइड में रहता था तो क्या होता था कि a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n होता था कि नहीं। तो वही आपको यहाँ फॉर्मूला लगा देना है क्या कि 10 के पावर 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। यानी कि इसीलिए स्मॉल g का जो वैल्यू आता है क्या आता है अप्रॉक्स 10 आता है। तो थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीके से करना सीखेंगे, जब भी कैलकुलेशन करना होगा तो थोड़ा सा ऐसे करिए, अप्रॉक्स में करिए, तब आपका वैल्यू निकालना थोड़ा बेहद आसान हो जाएगा। अब नहीं कि उसी में डिसिमल में काट रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, टाइम में कट जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से आप थोड़ा करेंगे। तो ये आपका स्मॉल जी का वैल्यू निकाला गया कि कैसे वैल्यू आता है स्मॉल जी का, यानी कि मेरा जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है। तो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं क्या कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, क्या लिखते हैं कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू जब रखते हैं तो ये हम लोग को कटफिट करके आ जाता है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से हम लोग को बताया गया क्या कि रिलेशन एंड डिफरेंसेज बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप है क्या इसके बीच में, और क्या डिफरेंसेज है, यानी कि है कि नहीं, क्या इसके बीच में लगाव है और उसके बीच में क्या डिफरेंसेज है, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो है वो सामने आपको दिख रहा है। अब एक ही बात को कितना बार हम बोलें, देखिए आपके पास स्मॉल जी है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो इसके बीच में रिलेशन है। यहां पर आपको दिख रहा होगा स्मॉल जी और यहां पर आपको दिख रहा है कैपिटल जी, दोनों आमने सामने पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप यहां से देखेंगे तो आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जी जो है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक मास ऑफ अर्थ है और एक क्या है, ये रेडियस के स्क्वायर पे आपका डिपेंड कर रहा है कि जब आर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जी क्या होगा, उल्टा चलेगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। और यहां पर मास पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और जो अपॉन में रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आपको फार्मूला बताया गया है। रिलेशनशिप का मतलब क्या, दोनों में आप रिलेशन बताइए क्या होगा फार्मूला। तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां आपको बता दिया गया क्या कि इसके बीच में डिफरेंसेज क्या होगा। मान लीजिए कि आपको डिफरेंस पूछा जाएगा तो बोल के नहीं ना निकल जाएंगे, तो ये सब सारा कंसेप्ट आपको लिखना होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखेंगे, है कि नहीं, एकदम आप यूनिट के साथ सजा करके लिखेंगे तब आपको नंबर भी आएगा सजा के। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो कैपिटल जी होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल जी, और इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल जी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में आपको रिलेशन देखना है कि नहीं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11। इसका जो वैल्यू है वो क्या है, तो 6.67, ये तो सबको याद होगा कि 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, और यहां से यूनिट भी आपको पता रहना चाहिए क्या कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब तो रटा रटाया रहना चाहिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। जो कैपिटल जी है ना वो कांस्टेंट है, तो सारा जगह बिंदास कांस्टेंट रहता है, किसी तरह से चेंज नहीं होता है। लेकिन देखिए स्मॉल जी के साथ क्या है कि स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। अब ये बोल रहा है कि इट्स वैल्यू वेरी एट द वेरियस प्लेस, और जो स्मॉल जी है वो जगह जगह पे वेरी करता है कि नहीं, ये बदलते रहता है। यानी कि जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इक्वेटर के पास गए तो वहां पर जी कुछ और मिल रहा है, पोल के पास गए वहां पर जी कुछ और मिल रहा है, यानी कि ये वेरी करता है। फिर क्या बोला गया कि इससे साई यूनिट, इसका जो साई यूनिट है क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है कि नहीं।
तो ये आपका एसआई यूनिट है, लेकिन इसका क्या है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपको तो पता है। फिर क्या है, जो आपका कैपिटल जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, चेंज नहीं होता है तो स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका इधर उधर करिएगा तो चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मॉल जी है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो कैपिटल जी है स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या आपका डिफरेंस नहीं हो जाएगा, डिफरेंस जरूर लिख लेंगे। पहला नंबर तो आप दोनों का वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको लिखना है। और स्मॉल जी का वैल्यू क्या लिखिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। फिर दोनों को लिखेंगे क्या कि जो स्मॉल जी है वो वैरी करता है जगह पर, क्या अलग अलग जगह पर वैरी करता है, लेकिन कैपिटल जी है वो वैरी नहीं करता है। फिर उसके बाद दोनों का यूनिट लिख देंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसका होगा कैपिटल जी का, स्मॉल जी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर दोनों को बता देंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो कैपिटल जी को लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी और स्मॉल जी को लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। हुआ कि नहीं हुआ, यही आपका डिफरेंस है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखिए बात करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में कि जैसे मान लीजिए कि दो कोई भी आपका स्टोन बोला है, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर करेंगे। यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और कोई ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि ज्यादा वाला पहले आएगा कि कम वाला पहले आएगा। ये हम लोग का दिमाग में ऐसा क्वेश्चन घूमेगा, लेकिन ये हम लोग को इस देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग का ये जो घूमने वाला क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं, जब ऐसा कंडीशन होगा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बिंदास दोनों क्या आएगा एक साथ आएगा, है कि नहीं। मास ज्यादा हो कम हो दोनों स्टोन क्या आने वाला है एक साथ आने वाला है। इस क्वेश्चन में वही आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है कि इफ स्टोन ऑफ, क्या लिखा हुआ है 150 ग्राम, ठीक है, 2 स्टोन है जिसमें से क्या एक स्टोन जो है आपका 150 ग्राम का है और दूसरा जो स्टोन है, ध्यान देंगे, दूसरा स्टोन जो है 500 ग्राम का है, ठीक है। एक 150 ग्राम का है और दूसरा क्या है 500 ग्राम का है। दोनों को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, कुछ हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट एंड व्हाई, एक्सप्लेन योर आंसर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा क्या कि कौन सा स्टोन पहले आएगा और क्यों आएगा, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्या बोलेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको सामने दिया गया है क्या कि इट वाज गैलीलियो साहब का कहना था क्या कि हु फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड एंड द डिस्पाइटेड दैट द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ डज नॉट डिपेंडेड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी ये देखिए आपको सारा स्टेटमेंट पढ़ने लग जाइएगा ना, तो जो भी आ रहा होगा वो भी चला जाएगा, है कि नहीं। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। क्या बोला है कि जब भी फ्री फॉलिंग का कंडीशन होता है ना, तो ऑब्जेक्ट का मास नहीं डिपेंड करता है कि नहीं, मास उसमें चेंजेज नहीं लाता है, यानी कि मास पे आपका वो डिपेंड नहीं करता है। फ्री फॉल का कंडीशन है तो आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा मास का हो कम मास का हो दोनों साथ में आएगा, मास का वहां पर कोई लफड़ा नहीं है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इट कैन बी वेरीफाइड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये कहां से वेरीफाई हुआ तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वेरीफाई हो गया। लेट एन ऑब्जेक्ट मास m अलाउड टू द फॉल फ्रॉम द डिस्टेंसेज r देन द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि अभी तो हम लोग g का वैल्यू निकालें, ऐसे देखे नहीं कि क्या था कि फोर्स का फार्मूला आपका होता था कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। फिर उसके बाद दूसरा वाला फोर्स का फार्मूला क्या था मास इनटू एक्सीलरेशन। एक जगह आप g भी बोल सकते हैं क्योंकि क्या है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी एक्सीलरेशन है। अब जब दोनों को हम लोग इक्वेट किए थे तो क्या आया था, ऐसे इक्वेट किए थे कि m इंटू ए इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, फिर उसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया था, तो जो एक्सीलरेशन था वो किसके बराबर आया था कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में r स्क्वायर। अरे आया था कि नहीं, तो ये आपको देख लेंगे क्या कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो दोनों कैंसिल आउट हो गया तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। यही बातें बोलना चाह रहा है क्या कि यानी कि जो मास है ना उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास ज्यादा है कि कम है, दोनों एक साथ आएगा, चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
यहाँ वो आपको वेरीफाई करके दिखा दिया है। क्योंकि साइंस पढ़ेंगे ना तो सारा चीज आपको तर्क के साथ पढ़ना होगा, ये नहीं कैसा होता है, अरे होता है तो क्यों होता है वो भी आपको जानना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में वही पॉइंट को फिर डिस्कशन किया है। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में, लिखा गया आपका ध्यान देंगे कि सो एक्सीलरेशन, क्या कि सो एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि बस ये दो चीज पे डिपेंड करता है एक्सीलरेशन, कौन कौन सा, तो एक मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है और दूसरा उसके बीच का जो डिस्टेंसेज है यानी कि आर का वैल्यू पे डिपेंड करता है, और कुछ चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अभी एक्सीलरेशन इक्वेट किए तो क्या आया, कैपिटल जी आया, मास ऑफ अर्थ आया और अपॉन में आर स्क्वायर आया, स्मॉल एम आया क्या, नहीं। तो फिर यही आपको बता दिया गया क्या कि मास ऑफ अर्थ और आर पे डिपेंड करता है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि सो स्टोन ऑफ मास, यानी कि जो 150 ग्राम का है या 500 ग्राम का है, दोनों क्या होगा, रीच अर्थ सरफेस टुगेदर, एक साथ आएगा, मस्ती के साथ दोनों एक ही बार में आएगा, यानी किसी तरह का मास से कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। वो बात आपको यहां क्लियर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में देखिए हम लोग को क्या बताया गया है। देखिए आप जब मोशन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये सब सारा फार्मूला याद होगा, है कि नहीं। कोई बात नहीं, भूल भी गए होंगे तो फिर से याद हो जाएगा। क्या लिखा गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें आपको रिवाइज करा देते हैं। जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे तो तीन तरह का आपको इक्वेशन बताया गया होगा। फर्स्ट क्या बताया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में आपको बताया गया होगा कि v इक्वल टू यू प्लस का ए टी, है कि नहीं। सेकेंड में क्या बताया गया होगा, बताइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर में क्या बताया गया होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। यही आपका इक्वेशन था। इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तीन तरह का आपको इक्वेशन पढ़ना था, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब ये आपको निकालना था। अब ध्यान देंगे कैसे निकालिएगा, इसमें आपको कैसे उसको रिलेट करिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस जहां जहां ए दिख रहा है वहां क्या करिए, जी करिए। यानी कि आपको जहां भी ए दिख रहा है वहां आप जी कर दीजिए, ए को जी में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका इक्वेशन बन के तैयार है। देखिए कैसे लिखेंगे, बताइए, आप लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, अरे हाँ या ना। सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन तो होना नहीं चाहिए। क्या, जैसे उसमें क्या होता था कि आपको ऐसे मोशन देखने को मिलता था तो इसको एस बोलते थे। अब इसमें ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको हम लोग एच बोल सकते हैं। तो आप एस के जगह एच भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर एस के जगह एच भी लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू क्या लिखेंगे कि यू टी प्लस हाफ और ए के जगह पर जी टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड नंबर जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, तो थर्ड नंबर भी उसी तरह से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2 ए के जगह पर g और s के जगह पर h। तो यानी कि क्या बन गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh। तो कुछ किए हैं क्या, बस जहां जहां आपको a दिख रहा था वहां क्या कर देना है, a के जगह पर g कर देना है। बाकी सब फॉर्मूला तो वही है कि नहीं। तो ये आपको देखने को मिलेगा और केस यहां पर बदलेगा, तब आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। क्या, देखिए ये कब के लिए है, तो केस 1 के लिए है। केस 1 में आपको क्या बताया गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज u। अब यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो कंडीशन मेरा सब ठीक ठाक चलेगा, यही फार्मूला यूज हो जाएगा। यानी कि सब चीज g यहां पॉजिटिव रहने वाला। क्यों, क्योंकि हमेशा जो अर्थ का फोर्स है वो क्या चाहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर है उसको नीचे बुलाना चाहता है। यदि मान लीजिए कि अर्थ चाह रहा है उसको नीचे की तरफ बुलाना और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तब तो उसके फेवर में काम हो रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वो नीचे बुला रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि वो उसका सोच से उल्टा हो रहा है। तो इसमें हम लोग को देखना क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट यदि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, क्या
कि कोई ऑब्जेक्ट आपका यदि ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हमारा जी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जी पॉजिटिव होता है। लेकिन उल्टा यदि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है? मेरा जो जी है वो निगेटिव होता है। लफड़ा यहां हो जाएगा क्या कि जब जी चेंज करेंगे तो साइन चेंज करना होगा, और साइन का यहां इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। क्या? साइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर आपको देखना होगा कि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो फिर हम लोग को एक केस अलग अलग बनाया गया है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबका सब फॉर्मूला ये यूज होगा। क्या? v इक्वल टू यू प्लस का जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh। ये सब आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट केस नंबर 2। केस 2 में आपको बताया गया है क्या? ध्यान देंगे, केस 2 में बस वही उसका आपको बताया गया क्या कि जो इनिशियल आपका वेलोसिटी है वो इसमें जीरो होने वाला है। क्या? कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? रेस्ट पोजीशन से छोड़ रहे हैं। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है? वो शुरू में स्टार्ट ही अभी हुआ है, तो उसका रेस्ट पोजीशन यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो है। तो जहां जहां आपको यू दिख रहा है वहां वहां जीरो कर दीजिए। तो अभी 3 फॉर्मूला क्या क्या मेरा था, ध्यान देंगे। v इक्वल टू यू प्लस का जी टी, ठीक है। दूसरा वाला क्या था? h इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा वाला क्या था बताइए? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh। अब आप ध्यान देंगे, यू आपको जहां जहां दिख रहा है उसको सबको जीरो कर दीजिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरा? जीरो। तो जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि देखिए आप यहां से फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा कि v इक्वल टू क्या बन जाएगा? gt। क्या बन जाएगा? v इक्वल टू gt बन जाएगा। और दूसरा वाला क्या बनेगा मेरा? ध्यान देंगे, दूसरा वाला बन जाएगा h इक्वल टू, यहां से ut जो लिखा हुआ है वो आपका हो जाएगा जीरो, तो क्या बनेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। क्या बनेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा जो नंबर है इसमें ध्यान देंगे क्या बनेगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो बचा क्या? 2gh। ये आपका 3 फार्मूला बनेगा। कब? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तब। क्या क्या बनेगा कि v इक्वल टू क्या होगा? gt, और h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यही आपका 3 फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये सब आपका कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर रॉकेट साइंस लग रहा है, बहुत सब आसान चीजें हैं, ये सब है कि नहीं। देखेंगे केस नंबर 3 को। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 भी आपका उसी तरह से क्या कि अब इसमें होने वाला है क्या कि जैसे उसमें आपको बता दिया गया कि जी क्या हो रहा था? पॉजिटिव। कब? जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था। अब इसमें नीचे से हम लोग थ्रो करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब यहां पर क्या होने वाला है? जी निगेटिव होने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवार्ड यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि इनिशियल जो वेलोसिटी यू है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विल बी निगेटिव। अब यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थ क्या चाह रहा है कि बॉल मेरा नीचे आए, लेकिन ये बॉल क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, उल्टा काम कर रहा है। तो यहाँ पर जी क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है। तो जो जो आपका फॉर्मूला था बस उसी फॉर्मूला में क्या कर देना है? साइन को चेंज कर देना है। जी के साइन को आप चेंज कर लेंगे, फॉर्मूला बन के तैयार है आपका। देखिए फर्स्ट में क्या है? v इक्वल टू यू प्लस का बताइए जी टी। सेकेंड में क्या है आपका? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड में क्या था बताइए? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh। अब आपको जहां जहां जी दिख रहा है ना, जी के जगह माइनस जी करिए, बस आपका आंसर आ गया। और क्या? फर्स्ट में देखिए क्या लिखेंगे? v इक्वल टू यू माइनस का जी टी। सेकेंड में क्या लिखेंगे कि h इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड में क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। क्या ये फॉर्मूला नहीं बनेगा? जहां आपको जी दिख रहा था वहां पर माइनस जी कर देना है, बाकी सब आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया? v इक्वल टू यू माइनस का जी टी। आया कि नहीं आया? h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड नंबर में क्या है
कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा? सब वही करना है, बस आपका बस वैल्यू क्या करते जाना है, रखते जाना है। एक बार क्या किए हम लोग, पॉजिटिव वाला जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन था, तीनों को बस ए के जगह पर जी शिफ्ट कर दिए। दूसरे वाले कंडीशन में क्या किए, दूसरे वाले में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जीरो लिए। रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, मेरा जीरो हो गया, जिसके कारण से जहां जहां यू आ रहा था वो सबका सब क्या हो गया, जीरो हो गया। और तीसरे वाले कंडीशन में क्या हुआ, तीसरा वाला कंडीशन में देखने को मिला क्या कि बॉल नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, जी का वैल्यू निगेटिव होगा। तो जहां जहां आपका जी था वहां वहां पर हम लोग माइनस जी कर दिए, यानी कि निगेटिव साइन हो गया, जिसके कारण से आपका ये इक्वेशन बना। बस ये तो आपको याद रखना था, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर आता है मास। ठीक है, मास पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद वेट पढ़ेंगे और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि आखिर ये दोनों के बीच में डिफरेंसेज क्या क्या है। तो सबसे पहले मास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए ऐसे तो मास और वेट हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं, है कि नहीं। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में भी हम बता चुके हैं क्या कि मास जो होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनेड इट, यानी कि कितना क्वांटिटी उसके अंदर है वो चीज बताता है मास। और मास कभी चेंज नहीं होता है ना। आप कहीं ऊपर नीचे कर लीजिए, मास उतना ही रहने वाला है। लेकिन वेट जो होता है ना, बड़ी बदलता है। आप जी का वैल्यू इधर उधर जहां करेंगे तुरंत चेंज हो जाएगा। तो मास चेंजेस नहीं होता है कि नहीं। पक्का टाइप का इंसान है। क्या लिखा हुआ है कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये किसको नहीं पता कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, है कि नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात हो, है कि नहीं। तो ये आपको बताया गया क्या कि मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें बस मैग्नीट्यूड बात होता है, यहां पर डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होगा, किलोग्राम होगा। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो केजी से रिप्रेजेंट। किलोग्राम को आप नहीं जानते हैं कि केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, यानी कि जो बॉडी का मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करेगा। डज नॉट चेंजेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये नहीं कि जगह पर क्या होता है, बदलते जाता है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए स्मॉल एम, यानी कि मास को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, और किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जीरो हो जाएगा तो। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है मैटर, मैटर क्या होता है। तो हम लोग वहां पर डिफाइन पढ़ते हैं क्या कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड कुछ स्पेस लेगा, और जिसके पास कुछ मास रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। यानी कि जब जिसका मास जीरो है तो इसका मतलब वो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यानी कि हम लोग को जानना होगा कि किसी चीज का मास जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन वही वेट का जब बात करेंगे तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि वो सब कुछ हो सकता है कि नहीं। तो ये हमारा मास के बारे में रहा। क्या क्या कि जो मास होता है किसी बॉडी का, वो मैटर का आपका बताता है कि उसका क्वांटिटी क्या है। फिर वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, बस वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ उसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, किलोग्राम होता है, उसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर क्या बोला कि जो बॉडी का मास रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, वो जगह पर यानी कि अलग अलग जगह पर वैरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि यानी कि जो मास होता है बॉडी का, उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये कभी जीरो नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आ गया वेट, है कि नहीं। जहां मास पढ़ेंगे वहां वेट जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि तभी तो किसी चीज का कंपेयर करेंगे, दोनों के बारे में नॉलेज। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे क्या हुआ कि सीमित मात्रा में आप पढ़ रहे हैं और आपका उतना बड़ा सर्कल नहीं है, तो आपको क्या लगेगा कि हम ज्यादा पढ़ लिए। लेकिन वही आप अपना रेंज यदि बढ़ाते हैं तब फिर लगता है कि नहीं, अभी तो हम बहुत कम ही पर ऐसे उछल रहे हैं। लेकिन वहां पर हम लोग को क्या कंपेयर करने से पता चलता है, चीजें पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं, है कि नहीं। तो वही मास को पढ़ लिए, अब वेट को पढ़ेंगे, अब दोनों में कंपेयर करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंसेज क्या क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है वेट में कि द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट, क्या थोड़ा ध्यान देंगे आप, लिखा हुआ है आपका
कि द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि इसका जो है ना वेट का एकदम पूरा का पूरा फोर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि जी पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट लिख दिया क्या कि फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ, जो इसका खिंचाव है जिसके कारण से इसका क्या होता है, वेट होता है। और पूरा का पूरा ये जी पे डिपेंड करता है। वेट का फॉर्मूला ही क्या होता है, वेट क्या है, एक फोर्स है, तो वेट का फॉर्मूला होता है आपका m इंटू जी, है कि नहीं। तो मास तो फिक्स रहता है, लेकिन जी जहां जहां वेरी जैसे जैसे करेगा उस तरीके से वेट भी आपका वेरी करता है। तो ध्यान देंगे वही लिखा हुआ है क्या कि फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इन केस अर्थ के केस में क्या होता है, ए इक्वल टू जी होता है। एक्सीलरेशन को हम लोग क्या है इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कन्वर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एफ इक्वल टू एम इंटू जी हो जाता है। फिर क्या लिखा है कि बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से होता है उसको हम लोग वेट बोलते हैं, यानी कि एम इंटू जी। वेट इज द फोर्स, वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है। इसका एसआई यूनिट क्या है, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वही इसका यूनिट है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसका भी वेट का भी क्या होगा, न्यूटन होगा। इट इज डोनेटेड ऑन, अब क्या लिखा हुआ है, इट इज डिपेंडेंट ऑन, यानी कि किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये जी पे डिपेंड करता है। ये तो बार बार बोल रहे हैं क्या कि जी चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा, तो किस पे डिपेंड करता है, तो स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे भी हम लोग डिफरेंस का जब भी बात करते हैं ना तो एकदम क्लियर रहता है क्या कि वो चीज उसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, यानी कि वो स्केलर होगा तो ये वेक्टर होगा, है कि नहीं। वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा तो ये वेरी करेगा। ऐसा चीज तो हम लोग डिफरेंसेज में बराबर देखते आते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट, अब दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेज बताएंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंसेज है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन 1 kg एंड एक्सप्रेस इनटू अ न्यूटन, यानी कि 1 kg को आपको बताया गया कि कैसे हम लोग 1 न्यूटन में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि न्यूटन में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या कि रिलेशन आपको बता रहा है कि 1 kg का जो रिलेशन है आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि मास तो दिया हुआ है, आपको बताना है रिलेशन, तो वेट क्या होता है बताइए, मास इनटू जी होता है, ठीक है। और यहां से आपको बता दिया वेट, ठीक है। अब यहां से मास क्या है, 1 kg है, और जी का वैल्यू आपको पता ही है, जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9.8, तो आप यहां पर जी का वैल्यू भी रख देंगे 9.8, जी का वैल्यू क्या रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से आपका वेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा 9.8 न्यूटन। अरे है कि नहीं, तो वही बोला है कि 1 kg वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन, यानी कि 1 kg वेट को हम लोग लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन। ये आपका ये तो बहुत सिंपल चीज है कि नहीं, कि मास दे दिया 1 kg, जी का वैल्यू पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेट नहीं निकाल लेंगे, एम इंटू जी कर देंगे, है कि नहीं। अरे अब 9 में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 kg वेट, यानी कि जो देखिए ऐसे 1 kg मास पे जब बात करेंगे 1 kg वेट का, तो यानी कि वो 9.8 न्यूटन लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वेट क्या होता है न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास को केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें आपको डाटा बना के दे दिया है क्या, दोनों में डिफरेंसेस दे दिया है। अब बेहद आसान है, जो जो बातें हम लोग पढ़ लिए उसी को इस डिफरेंस में मेंशन किया गया है। फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे, आपको ये देख के लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा चीज यहीं क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मास में और फिर उसके बाद देखेंगे वेट में, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप फर्स्ट पॉइंट देखिए मास का क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनेशिया, यानी कि किसी चीज का मास को मेजर करते हैं तो हम लोग इनेशिया का बात वहां करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि जो वेट होता है वो क्या होता है एम इंटू जी का वैल्यू होता है, यानी कि एम और जी का प्रोडक्ट होता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनेड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कितना क्वांटिटी उस किसी ऑब्जेक्ट में कंटेन है उसको हम लोग मास बोलते हैं, है कि नहीं।
फिर क्या बोला कि द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे देख लीजिए मास में आपको बोला गया क्या कि किसी आपका मैटर में कितना ऑब्जेक्ट को कंटेन है, क्वांटिटी उसका क्या है, उसको हम लोग मास बोलते हैं। तो फिर वेट किसको बोलते हैं? तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर मास में देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेस। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास रहता है वो सारे जगह पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। बट वही बात वेट का, तो ये चेंज होता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि अलग अलग जगह पर क्या होता है? चेंज होता है। वेट ऑफ जो वेट है अलग अलग जगह पर क्या होता है? वेरी करता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मास में कि मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए बीम बैलेंस या पेन बैलेंस। यानी कि इसका मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग है और इसका मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट अलग है। इसमें क्या है वेट में? द मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय द स्प्रिंग बैलेंस। यानी कि वेट को मेजर करना है तो हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे, और यदि मास को यूज करना है, मेजर करना है, तो बीम बैलेंस यूज करेंगे। अरे है कि नहीं? फिर क्या लिखा हुआ है कि मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट एनी प्लेस। यानी कि मास चेंज नहीं होता है। वो जी का वैल्यू आप काहे नहीं जीरो ही कर दीजिए, जी का वैल्यू आप जीरो भी कर देंगे ना, मास चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आप वही वेट में जी का वैल्यू यदि जीरो कर दिए तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वेट ही जीरो हो जाएगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो इफ जी इज जीरो। यानी क्यों होगा? देखिए वेट क्या होता है? तो मास, ठीक है ध्यान देंगे, वेट जो होता है क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। तो यदि जी को वैल्यू जीरो कर देंगे, यानी कि इसको जीरो कर दिए तो ये मल्टीप्लाई भी करिएगा तो क्या होगा? वेट भी तो जीरो ही आएगा ना। इसीलिए क्या हो जाता है? वेट जीरो आ जाता है। जी जीरो तो वेट भी जीरो। लेकिन इसमें आप जीरो भी कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा। यही आपका डिफरेंसेस था, तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। तो दो तीन पॉइंट तो एकदम सिमिलर है क्या? कि जो मास होता है उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कभी बदलता नहीं है, मास कभी बदलता नहीं है, वेट चेंज करता है जगह पर जगह। और यदि जी जीरो भी हो जाए तो मास आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि जी जीरो होगा तो वेट जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब चीज आपको ध्यान देना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर आपको बताया गया है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे स्मॉल जी डिपेंड करता है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये पॉइंट बहुत समझने वाला है कि नहीं? कुछ चीजें रहता है कि आप ऐसे तेजी से भी पढ़ते गए आपको सारा चीज समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं कंसेप्ट रहता है वहां पर आपको थोड़ा सीरियस होने का जरूरत है, तब थोड़ा सा वहां पर आपको लाइट ग्लो करेगा, है कि नहीं? देखिए यहां पर क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे स्मॉल जी डिपेंड करता है। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। जो अर्थ है एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसका बात क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो एक सर्कल रहेगा, यदि एकदम पूरे अच्छे तरीके से सर्कल है तो सेंटर से इसका सारे जगह पर डिस्टेंस क्या होगा? सेम रहेगा। कहीं भी आप खींचिए, है कि नहीं, डिस्टेंसेस क्या रहने वाला है? आर है तो सारे जगह पर आर है, क्योंकि रेडियस है। किसी सर्कल में रेडियस का डिस्टेंसेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बराबर रहेगा सारा जगह। यदि यही शेप ऐसा नहीं रहा तो फिर क्या होने वाला है? तब तो रेडियस वेरी करेगा ना। अब इस तरह का शेप रहेगा तो क्या होगा? वेरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही हम लोग को देखने को मिलेगा क्या, कि जैसे मान लीजिए कि अर्थ का कुछ शेप इस तरह से हो गया, तो फिर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ का डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, यहाँ का डिस्टेंस कुछ कम है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पोल हो गया आपका, यहाँ इक्वेटर हो गया। अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ डिस्टेंसेज है, रेडियस ऑफ अर्थ है, वो थोड़ा ज्यादा है यहाँ के कंपेयर में, है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर आर का वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर जी क्या होगा? चेंज होगा। ध्यान देना होगा, यही लिखा हुआ है क्या कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। यानी कि रेडियस बढ़ता है कब? जब आप पोल से इक्वेटर के तरफ जाते हैं तो अर्थ का जो रेडियस है वो बढ़ता है। आप देखिए पोल के पास कितना छोटा है, वही इक्वेटर पे आए तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो आपको वही बताया रहा है क्या कि जो पोल पे है अर्थ ऑफ रेडियस वो छोटा होता है, और जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाते हैं रेडियस इंक्रीज करते जाता है। तो यानी कि अर्थ का शेप स्फीयर के तरीके का नहीं है, जिसके कारण से ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं? फिर क्या लिखा हुआ है कि देयरफॉर वी कैन टेक जी एज ए कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ और क्लोजर टू इट,
बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, तब यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। यदि मान लीजिए कि आप सरफेस पर हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं या एकदम उसके क्लोज हैं, तब तो जी वहां पर ठीक है, कांस्टेंट चलेगा। लेकिन उससे आप यदि दूर जा रहे हैं तो फिर वहां पर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। वी कैन यूज द इक्वेशन जी, यानी कि यहां से फिर हम लोग ये यूज करेंगे, जी का जो फॉर्मूला था कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। इसके जगह पर आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, है कि नहीं। तो ये आपको इससे हम लोग चेंज देखते हैं उसका, यानी कि कौन सा ऐसा चीज है जिस पे डिपेंड करता है, तो जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर रेडियस क्या होता है, वेरी करता है, जिसके कारण से जी चेंज होता है। क्योंकि देखिए नीचे में आपको लिखा हुआ है आर का स्क्वायर, तो जब आर चेंज करेंगे तो जी चेंज नहीं होगा, जरूर होगा। तो वही आपको देखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां आता है नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या, थ्रस्ट एंड प्रेशर, यानी कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। देखिए ये समझना बेहद आसान है, क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हैं थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और भर भर के एग्जाम्पल इस पे आप पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको भूलते कितना देर लगता है कि नहीं। तो फिर से हम लोग इस चीज को नए से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। सबसे पहले थ्रस्ट और प्रेशर में हम लोग को देखना होगा क्या लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी कि देखिए ऐसे वैसे लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर उधर से लग रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। लेकिन एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। बस चेंजेज इतना ही है कि नहीं, कि थ्रस्ट जब भी लगता है उसमें फोर्स तो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, लेकिन प्रेशर में कोई डायरेक्शन में लग जाए, है कि नहीं, तो उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो ये आपका लिख दिया क्या कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तब उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर का जो फॉर्मूला है वही उसका डिफाइन है। प्रेशर का फॉर्मूला है क्या कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई क्या होगा, एरिया होगा। तो आप इसका डिफाइन भी वही लिख सकते हैं क्या कि पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, है कि नहीं। तो फिर आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स बाई एरिया, एफ बाई ए लिख सकते हैं। इसका एसआई यूनिट, देखिए सारा चीज का आपको एसआई यूनिट भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा ना, नंबर काटने के मूड में आ गया यदि, तो फिर यहाँ पर आपका नंबर चला जाएगा, है कि नहीं। वैल्यू से खाली काम नहीं चलेगा, एसआई यूनिट भी आपको लिखना होगा। तो देखिए एसआई यूनिट बहुत आसान है, क्या कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हम नहीं लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आपकी मर्जी, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन एम के पावर -2, ऐसे, है कि नहीं। तो यहां से आपका क्या हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया। और इसी एसआई यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर का एसआई यूनिट आप बहुत सारे जगह पर देखे होंगे, क्या, पास्कल, है कि नहीं। तो उसको यदि पास्कल बोलने का मन नहीं हुआ तो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बाकी सारे जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पास्कल लिखेंगे, जिसको डिनोट करते हैं पी और ए से, स्मॉल ए लिखेंगे, ऐसे डिनोट करते हैं पास्कल को, है कि नहीं। तो ये सब चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। और फिर बोला क्या कि प्रेशर डिपेंडेड ऑन 2 फैक्टर, यानी कि प्रेशर जो है 2 चीज पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन सा चीज पे डिपेंड करता है, जो इसका फॉर्मूला है उसी पे डिपेंड करता है, क्या कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि फोर्स बाई एरिया। अब देखिए ना कैसे डिपेंड करता है, फोर्स का प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, क्योंकि सामने सामने का मामला है। तो यहां पर जैसे फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, यदि फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं। यदि एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन का मतलब क्या होता है, यदि आप टाइम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टाइम को बढ़ा रहे हैं, यदि आपका यहां पर पढ़ाई के मामले में बात किया जाए तो यदि आप मोबाइल पे टाइम बढ़ाएंगे तो आपका पढ़ाई का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, क्वालिटी हो तो एकदम बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वही आप पढ़ाई में क्या करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे तो आपका पढ़ाई का क्वालिटी अच्छा होगा। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया उल्टा रिलेशन, है कि नहीं, कि मोबाइल पे टाइम बढ़ाएंगे तो पढ़ाई आपका कमजोर होगा, है कि नहीं, और यदि उसका टाइम कम करेंगे तो आपका पढ़ाई अच्छा होगा। तो इसमें वही बताया है कि प्रेशर जो होता है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि एरिया को हम लोग घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, लेकिन फोर्स को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इंक्रीज किए तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज किए तो डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। फिर देखिए वही क्या लिखा हुआ है कि इफेक्ट यहां तक हो गया। अब ये दो चीज का डिस्कशन कि फोर्स पे और एरिया पे डिपेंड करता है। प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स और एरिया पे। तो फोर्स के साथ डायरेक्टली का रिलेशन है, ऐसे आप लिख लेंगे कि प्रेशर जो है फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है, और प्रेशर जो है एरिया का इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन का मतलब समझ गए क्या? कि इसको घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, है कि नहीं। लेकिन ये क्या है कि यदि ये इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज किया तो डिक्रीज करेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब चीज क्या है, बहुत पहले का है, आपका 8 क्लास में सब समझ चुके हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल है प्रेशर का। एग्जाम्पल भी बेहद आसान है कि नहीं। वो आपको समझाएगा क्या कि एरिया बढ़ाएंगे घटाएंगे तो प्रेशर क्या होने वाला है। फर्स्ट नंबर आप एग्जाम्पल को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग, यानी कि बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, उसका जो बेस रहता है कैसा बना रहता है? बेस इज मेड अप वाइडर, यानी कि बहुत चौड़ा बनाया जाता है। क्यों? दैट वेट ऑफ वॉल एक्टिंग ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस, यानी कि जो अब उसका बेसमेंट रहेगा बहुत ज्यादा चौड़ा रहेगा, तो जो वाल का लोड है ना वो ज्यादा एरिया होने के कारण से वो प्रेशर उस पर कम क्रिएट होगा, यानी कि उसको उतना लोड प्रेशर नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि एरिया बढ़ा दिए प्रेशर कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिंपल। फिर क्या लिखा हुआ है कि स्कूल बैग आर हैविंग ए ब्रॉड ट्रैप, यानी कि जो आपका स्कूल बैग का रहता है, फीता रहता है जो, वो क्या रहता है? ब्रॉडर रहता है, चौड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मान लीजिए भर भर के स्कूल ले जाना रहता है, कितना, जितना बच्चा छोटा नहीं रहता है उससे ज्यादा उसका क्या रहता है? बैग बड़ा रहता है, यानी बच्चा से ज्यादा बड़ा तो बैग रहता है, देखते ही हैं कितना रहता है। और फिर क्या होगा, यदि वो बैग का नहीं रहा, आपका फीता चौड़ा नहीं रहा, तो क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, यानी कि एरिया कम रहेगा प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, जिसके कारण से उसका एरिया थोड़ा ज्यादा रखा जाता है कि प्रेशर कम क्रिएट हो, लेकिन फिर भी कहां कम क्रिएट होता है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि ब्रॉड ट्रैप सो दैट वेट ऑफ अ स्कूल बैग fall over a large area of the shoulder and produce a less pressure and becomes a less painful, है कि नहीं। इसलिए ये भी लेस पेनफुल लिखेगा, क्योंकि पेन तो होगा, ले जा रहे हैं तो ऐसा ही थोड़ी चला जाएगा, लेकिन लेस पेनफुल। क्या बोला कि यदि उसको हम लोग ब्रॉडर रख रहे हैं, चौड़ा रख रहे हैं, तो जिसके कारण से एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और जब प्रेशर कम लगेगा तो क्या करेगा? उसका हम लोग पे पेनफुल कम होगा, यानी कि लोड उसका ज्यादा नहीं लगेगा, जिसके कारण से पेन नहीं करेगा शोल्डर, है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि द ब्लेड ऑफ ए नाइफ, क्या किसी नाइफ चाकू का ब्लेड जो रहता है, आर मेड अप ऑफ शार्प, वो पतला रहता है। क्यों? तो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड ऑन द अप्लाइंग फोर्स इट प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर कट द ऑब्जेक्ट इजिली, क्योंकि जब एरिया कम रहेगा और उतना ही फोर्स यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, जिसके कारण से जिस चीज को आप काटना चाह रहे हैं इजिली कट जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए कि एक नेल है, दोनों तरफ से एक जैसा है, तो उसको हम लोग कितना भी क्या करेंगे, आप वाल में ठोकना चाहेंगे नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा? एक तरफ से उसका क्या कर देंगे? एरिया को कम कर देंगे, तो उतना ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने के कारण से क्या होता है? जल्दी से वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी तो उतना ही फोर्स था, अभी भी उतना ही है, लेकिन उसका एरिया से डिपेंड हो गया। एरिया ज्यादा था, प्रेशर कम लग रहा था, एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल है। फिर क्या लिखा हुआ है कि ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज, क्या? ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स, जितने भी लिक्विड और गैस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। एंड दे एक्सर्ट ए प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और ये क्या करते हैं? सारे डायरेक्शन में हमारा ये क्या करते हैं? तो ये आपका एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। जो भी लिक्विड और गैस है, यानी कि जिस कंटेनर में रखिएगा उसके चारों तरफ क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो वही बात ये लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या उसका प्रेशर का एग्जांपल है। सब में वही बस डिपेंड आपको करता है क्या कि यदि एरिया को आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, यदि एरिया को आप कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यही बात इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बायोन्सी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक के ऊपर एक है कि नहीं, किसी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, एक एक का एक, कोई जोड़ नहीं इसका है। देखिए बायोन्सी क्या है आपका, बायोन्सी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोन्सी का मतलब सिंपल ऐसे समझा जाए ना
तो जो लिक्विड से क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में आप, ऐसे एक कंटेनर है और इसमें आपका लिक्विड फिल है, ठीक है, और कोई एक बॉल रखे हुए हैं। अब क्या होता है कि बॉल का जो वेट उधर से लग रहा है, यानी कि इधर की तरफ वो बॉल भी आना चाह रहा है, लेकिन ये लिक्विड भी उधर फोर्स लगा रहा है। यदि दोनों का फोर्स बैलेंस हो गया, बराबर हो गया, तब क्या होगा कि जो बॉल रहेगा हाफ यानी कि वाटर में फिल रहेगा और हाफ ऊपर रहेगा, यानी कि हाफ डूबा हुआ रहेगा, हाफ ऊपर में फ्लोट करेगा। सिंक हाफ रहेगा, हाफ फ्लोट करेगा। यदि दूसरा कंडीशन बता दें आपको, एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, और बॉल जो है पूरा का पूरा ऊपर है कि नहीं। तो यानी कि जो बॉल का वेट है, ठीक है, फोर्स ऑफ जो बॉल है वो क्या है, कमजोर है। किसके कंपेयर में, तो ये बायोंसी वाले फोर्स से, है कि नहीं। फोर्स ऑफ बायोंसी से क्या है, कमजोर है, जिसके कारण से क्या किया है, फोर्स ऑफ बायोंसी उसको ऊपर में रखा हुआ है। लेकिन वही तीसरा कंडीशन आप देखेंगे तो तीसरा वाला कुछ और हटके है। क्या कि ये आपका कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बॉल एकदम नीचे आ गया है। क्यों, क्योंकि जो इसका फोर्स है, बॉल का जो फोर्स है, वेट है, वो क्या है, एकदम मजबूत है, जिसके कारण से क्या किया, बायोंसी को दबा दिया और वो नीचे की तरफ आ गया। तो जब भी सिंक का कंडीशन होगा, क्या होगा, ये सिंक वाला कंडीशन होगा, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि फोर्स ऑफ बॉल क्या है, मजबूत है। और इसमें जब हाफ हाफ है कि हाफ सिंक किया हुआ है, हाफ फ्लोट कर रहा है, तो समझ जाइए कि मामला क्या है, बराबर का है, यानी कि 50-50। देखिए क्या है, आधा नीचे आधा ऊपर, दोनों का फोर्स बराबर है। और इसमें क्या देखा गया कि जो फोर्स ऑफ बायोंसी है, यानी कि बायोंसी फोर्स है, आप क्या लिखेंगे, बायोंसी फोर्स जो है वो क्या है, बड़ा है। किसके कंपेयर में, तो हमारा फोर्स ऑफ बॉल के कंपेयर में बड़ा है, जिसके कारण से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बायोंसी वाला उसको ऊपर रखा है धक्का दे करके। अब वही बात को ये लिखा हुआ है, क्या बायोंसी क्या होता है कि द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट when it is immersed into a fluid is called the force of buoyancy। यानी कि फोर्स ऑफ बायोंसी हम लोग उसको कहते हैं, यदि किसी लिक्विड में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नीचे की तरफ से लिक्विड से जो क्या लगता है, फोर्स लगता है, उसको ऊपर की तरफ करता है, धक्का देता है, तो उसको हम लोग बायोंस फोर्स करते हैं। ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में, ठीक है, आप कंटेनर, जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्या करना है, घर पर करना है, तो क्या करेंगे, एक बाल्टी लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, वाटर को फिल करेंगे और एक बॉल को क्या करेंगे, एक प्लास्टिक के बॉल को आप क्या करेंगे, हाथ से पकड़ के उसके नीचे उसको डुबाएंगे, ठीक है। जब तक हम लोग दबा के रखेंगे वो सिंक किया रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, बॉल ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड जो है उस पर फोर्स लगा रहा है और उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। लेकिन हम लोग का क्या था, फोर्स जब तक मजबूत था तब तक बॉल अंदर की तरफ हम लोग दबा के रखे थे, जैसे ही हाथ को हटाएं वो बॉल फिर से ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या कि नीचे से फोर्स लग रहा है, वाटर के लिक्विड की तरफ से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो वही लिखा हुआ है क्या कि द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इज इमर्जेड इनटू ए फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोंसी। यानी कि फ्लूइड की तरफ से जो वो हम लोग को एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जब भी काम करता है, कहां करता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ये नीचे की तरफ से लगता है, उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का देने का काम करता है। इट डिपेंडेड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और ये डिपेंड करता है अलग अलग फ्लूइड का डेंसिटी पे। अब जैसा मान लीजिए कि जिसका डेंसिटी कम है, ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है उसका बायोंसी फोर्स कैसा है, कितना तगड़ा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, क्या, व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या लिखा कि बायोंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यदि बायोंड फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उस कंडीशन में क्या करेगा, फ्लोट इन द फ्लूइड, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फर्स्ट वाला कंडीशन पता चल रहा है कि नहीं, क्या बोला, यही सब तो कंडीशन है कि जो फोर्स ऑफ बायोंसी है, क्या है, जो बायोंसी फोर्स है वो बड़ा है किससे, तो फोर्स ऑफ बॉल बोलिए, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बोलिए, है कि नहीं, फोर्स ऑफ बॉल या फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसका फोर्स है उससे बायोंसी फोर्स ज्यादा है। तो बायोंसी फोर्स ज्यादा है तो नीचे से वो धक्का देकर उसको ऊपर की तरफ रखेगा, यानी कि फ्लोट करेगा, तैरेगा, है कि नहीं। तो वही कंडीशन इसमें लिखा हुआ है। यदि बायोंसी फोर्स कमजोर पड़ गया
और फोर्स ऑफ बॉल क्या हो गया, मजबूत हो गया, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मजबूत हो गया, तब वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो ये सब कंडीशन है कि नहीं। देखिए फिर से वो लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, सिंक वाला कंडीशन भी आपका इसमें दे दिया। देखिए वो लिखा हुआ है क्या, तो व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, तो बायोन्सी फोर्स से, बायोन फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे यदि ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक इन द फ्लूइड। यानी कि वही बात बोला क्या, कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपका लिक्विड है और यहां पर बॉल आ गया है, क्या आ गया है, यहां पर बॉल आ गया, तो जो इसका है फोर्स ऑफ जो बॉल है वो क्या है, मजबूत है, किससे, तो बायोन्स फोर्स से, किससे मजबूत है, तो बायोन्स फोर्स से। अब इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, कि जो फोर्स ऑफ बॉल है या फोर्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो मजबूत होने के कारण से क्या हुआ, बॉल नीचे आ गया और ये हमारा जो बायोन्स फोर्स है वो कमजोर पड़ गया। तो यही आपको देखने को मिलेगा क्या, कि ऑब्जेक्ट सिंक कर गया। फिर क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द रीजन बाय अल्पिन सिंक एंड द बोट शिप फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये किसके कारण से होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण से होता है। ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए आयरन का एक छोटा सा नेल रहता है, अल्पिन रहता है, वो वाटर में सिंक कर जाता है कि नहीं, कर जाता है, आराम से इजिली कर जाता है। लेकिन वही उतना बड़ा बड़ा जहाज रहता है, शिप रहता है, बोट रहता है, आयरन का बना रहता है, एल्युमिनियम में सब यूज किया हुआ रहता है, वो क्यों नहीं करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कि एक छोटा सा अल्पिन वाटर में सिंक कर जा रहा है, एक छोटा सा नेल वाटर में सिंक कर जा रहा है, लेकिन उतने बड़े बड़े शिप नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, क्या, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है कि नहीं। उसका उस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग देते हैं ताकि वो सिंक नहीं करता है। आप सिंपल सा एक ब्लॉक रखेंगे, आयरन ब्लॉक, तुरंत चला जाएगा नीचे, है कि नहीं, लेकिन वही शिप आराम से चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहां पर काम करता है। अब देखेंगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी आपका डिफाइन, डेंसिटी का बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूला है वही इसका डिफाइन है। ध्यान देंगे क्या, डेंसिटी है द मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि क्या बोला है, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला ही यही होता है। क्या होता है, तो देखिए आपका सिंपल लिख दिया क्या, कि मास बाई वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, तो वही बात तो हो गया, है कि नहीं। अब वही बोला क्या, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब डेंसिटी में आपको देखना क्या है, लिखा है कि मास, एम से हम लोग मास को डिनोट करते हैं, वी से वॉल्यूम को करते हैं, ये कौन नहीं जानता। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को वही फॉर्मूला लिख दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका एसआई यूनिट देखिए, सबका एसआई यूनिट आपको एकदम पता रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है कि नहीं। और वॉल्यूम, एरिया का क्या होता था, मीटर स्क्वायर होता था, तो वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो आपको क्या लिखेंगे, केजी पर मीटर क्यूब लिखेंगे, या मर्जी आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी और m का पावर -3, है कि नहीं। इस तरीके से आप लिखेंगे, तब यहां से आपका डेंसिटी का यूनिट हो गया, फॉर्मूला, एसआई यूनिट और उसका डिफिनेशन, ये सब पता रहना चाहिए, सारा चीज ये सब नॉर्मल है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां आता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको इमेज से बताना क्या चाह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा, बहुत अच्छे से आप ये समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में लिक्विड पहले से फिल है। इसको समझने का बहुत सारा तरीका हो सकता है कि नहीं, तो ध्यान देंगे। अब मान लीजिए कि यहां से वाटर बाहर आ सकता है, एक दूसरा कंटेनर रखती है, ठीक है। अब यहां से वाटर बाहर आ सकता है। अब ऐसा दिमाग मत लगा लीजिएगा कि शुरू में ही लिक्विड बाहर आने लगेगा, है कि नहीं। अब इसमें बताता क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर से कोई ब्लॉक को हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग डाले, लिक्विड में क्या किए, कोई ब्लॉक को ऊपर से डाले, है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, कि ये जो ब्लॉक है, जब जैसे ही आपका लिक्विड में आएगा, जितना वाटर को ये डिस्प्लेस करेगा, यानी कि जितना लिक्विड में सिंक करेगा उतना ही वाटर को ये डिस्प्लेस करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही आपको बताना चाह रहा है, कि जैसे ये क्या किया, एक धागे से पत्थर को, स्टोन को बांध के रखा है, और जैसे ही इसमें सिंक करेगा तो जितना इसका मास होगा उतने वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा। तो हम लोग को इस एग्जाम्पल से समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि 5 kg का मास है,
तो लिक्विड को क्या करेगा 5 kg के अनुसार इसमें डिस्प्लेस कर देगा। यदि 2 kg का रहेगा तो 2 kg के अनुसार इसमें क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही करता है क्या, यानी कि जितने मास का यदि कोई भी हम लोग इस कंटेनर में डालेंगे तो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो लिक्विड को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, है कि नहीं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में वही आपका उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्या क्या स्टेटमेंट है, ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या कि इट स्टेट्स व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली, क्या व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड। यदि किसी फ्लूइड में यदि बॉडी पूरा का पूरा डूबा हुआ हो, इमर्ज हुआ हो या पार्शियली हुआ हुआ, फिर क्या लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस ए अपवार्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड। यानी कि आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो अपवार्ड फोर्स लग रहा है उसी के हिसाब से क्या बोल रहा है कि इट स्टेट व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड और पार्शियली फ्लूइड एक्सपीरियंस ए अपवार्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड। यानी कि आपको इक्वल देखने को मिलेगा, जितना वेट होगा फ्लूइड का उतना ही देखने को मिलेगा क्या कि उस तरफ से फोर्स लग रहा है कि नहीं। यानी कि जितना उसका मास रहेगा उतना ही लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करने का काम करेगा। तो ये सिंपल आपका बात लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। फिर इसका जो एप्लीकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। इससे हम लोग किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी निकालना जानते हैं, किससे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग द शिप एंड द सबमरीन्स। इसका यूज करते हैं हम लोग शिप को बनाने में। अब शिप को बनाने में इसका क्यों यूज करते हैं, यानी कि हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रखेंगे तो ये सिंक नहीं करेगा, इजिली वो क्या करेगा उसमें एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या बोला है कि हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर आर मेड अप ऑफ दिस प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर को भी बनाने के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, है कि नहीं। इट इज बिकॉज क्या लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस शिप मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर वेयर एज ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन सिंक इन। जिसके कारण क्या होता है कि इस एप्लीकेशन का यदि हम लोग यूज नहीं करें, इस पे यदि दिमाग नहीं लगाएं, तो फिर हमारा देखिए क्या होने वाला है कि इतना बड़े बड़े जहाज क्या हो जा रहा है, तैर रहा है पानी में, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, नेल, अल्पिन, ये सब क्या देखने को मिल रहा है कि वाटर में सिंक कर जा रहा है। आखिर इसके पीछे एक बड़ा सा लॉजिक है कि नहीं। तो उसी पे हम लोग दिमाग लगाने का जरूरत है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि शिप का डिजाइनिंग करते हैं, जिसके कारण से हमारा शिप क्या करता है, इतने भारी होने के बाद भी उसमें फ्लोट करता है। लेकिन एक छोटा सा अल्पिन क्या होता है, सिंक कर जाता है, या छोटा सा ब्लॉक क्या होता है, सिंक कर जाता है। एक किसके कारण से होता है, तो मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां पर दिमाग देता है, किसके लिए, तो ये शिप का डिजाइनिंग के लिए, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट यहां बताता है। देखिए जैसे हम लोग डेंसिटी जान गए तो उस पे जानना होगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। जैसे डेंसिटी था, अब उसी पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे डेंसिटी हुआ तो इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होगा क्या कि किसी भी दो डेंसिटी को कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए कि डेंसिटी ऐसे सिंपल निकालते हैं तो मास बाई वॉल्यूम लिख देते हैं, डेंसिटी हो जाता है। अब दो चीज का आपको डेंसिटी को कंपेयर करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, है कि नहीं। तो रिलेटिव डेंसिटी समझना आसान है, कैसे, जैसे मान लीजिए कोई सिल्वर है और कोई वाटर है। अब कंपेयर मान लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी उसका दे दिया कि दोनों के बीच का जो रिलेटिव डेंसिटी है इतना है। आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर या डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दो डाटा दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपका मिसिंग रहेगा, आप आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, आंसर तो उछल के आएगा, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी, क्या, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस टू द डेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि जिस सबस्टेंस का आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं उसको कंपेयर करिए वाटर के साथ, तो आपको उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि जिसका निकालना चाहते हैं उसको ऊपर में रखिए, और किसके साथ निकाल रहे हैं तो वाटर को, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे में रखेंगे, तो वहां से हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है रिलेटिव डेंसिटी का, तो हम लोग वो लिख लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन में क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ
वाटर। अब बस इस पे आपको रख देना है, 2 डाटा इसमें दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल लेंगे, है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि इट हैज नो यूनिट एज इन द, अब इसमें कौन नहीं, अलग बात है क्या, इट हैज नो यूनिट एज इट इज ए रेशियो। क्यों यूनिट क्यों नहीं होता, उस पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी डेंसिटी है, जो इसका यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी होगा, दोनों डेंसिटी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, यूनिट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर यूनिट बचा ही नहीं, इसलिए बोला है क्या कि इट हैज नो यूनिट एज इट इज ए रेशियो। ये दो चीज का एक ही चीज दोनों है और दोनों का रेशियो है, तो यूनिट क्या रहेगा, दोनों तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें यूनिट का लफड़ा नहीं है। किसमें, रिलेटिव डेंसिटी में। तो रिलेटिव डेंसिटी से आप याद रखेंगे क्या कि रिलेटिव डेंसिटी कुछ और नहीं, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। और ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कब, किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी दिया हो और उसका डेंसिटी पूछ रहा हो, तो उसको कंपेयर करके हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहां से ध्यान देंगे, यहां से न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि हम लोग को क्लियरिटी मिलेगा, है कि नहीं। यहां से हम लोग इस पे न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं ताकि जो भी कंसेप्ट पढ़े यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट आप क्वेश्चन को बात करें तो फर्स्ट में आपको एकदम सिंपल है, कितना सिंपल है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी है गोल्ड का वो कितना है 19.3 है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 10 के पावर 3 है, यानी कि दोनों चीज दे दिया, रिलेटिव डेंसिटी भी दे दिया और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे दिया। तो फिर पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का डेंसिटी बताइए, तो ये कौन नहीं निकाल लेगा, क्या रखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, अब जैसे डेंसिटी ऑफ सबस्टांस थोड़ी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे। अब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19.3, और यहां पर क्या लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड का पता नहीं, वही तो निकालना है, डेंसिटी ऑफ आप यहां पर ऐसे लिख लेंगे गोल्ड शॉर्ट फॉर्म में, और यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा हुआ है 10 के पावर 3। क्या करेंगे, ए डिवाइड में इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड की जगह पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इक्वल टू 19.3 इंटू 10 के पावर 3 आ गया, और क्या 19.3 इंटू 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, मास ऑफ, देखिए मास दिया हुआ है इसमें आपका, और फिर उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। डेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और डेंसिटी हमको निकालना है, मास भी दे दिया, मास कितना दिया 67 kg, और वॉल्यूम कितना दिया 0.025 मीटर पर क्यूब, है कि नहीं। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, तो 67 है तो 67 यहां से लिख लेंगे, फिर अपॉन में क्या करेंगे, यहां से जब हटाएंगे हम लोग ए, तो आपको क्या होगा 30 ऊपर में लिखना होगा। अब देखने को क्या मिलेगा, यहां पर 1000 और यहां पर 25 से इसको काटेंगे तो 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा 7 4 जा 28, ठीक है, कैरी 2 हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और एक 0, यही तो आपका आ गया क्या 2680। अब क्या होगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब, क्या लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका इसका यूनिट लिख देंगे। यूनिट आपको लिखना बेहद जरूरी है कि नहीं। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन हो गया सेकंड नंबर। अब देखेंगे थर्ड नंबर को, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में आपको दिया गया है क्या कि फोर्स आपको दिया गया है, देखिए ध्यान से देखेंगे थर्ड नंबर को, थर्ड नंबर में दिया गया है कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है, फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का 20 न्यूटन, एक्ट अपॉन ए बॉडी हुज वेट इज इतना 9.8 उसका क्या है वेट है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इट इज एक्सीलरेशन, उसका मास क्या होगा और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखिए डाटा क्या क्या दिया, फोर्स दिया है 20 न्यूटन, ठीक है, और जो वेट है उसका यानी कि वेट दिया हुआ है 9.8 न्यूटन। देखिए सबसे पहले तो वेट क्या होता है, तो m इंटू जी होता है, ठीक है,
और फिर यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि वेट जो है 9.8 दिया हुआ है, मास का पता नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, मास को रख लेंगे m और इंटू 9.8। अब 9.8 से 9 पॉइंट खत्म हो गया तो मास इक्वल टू क्या आया, 1 kg आया, है कि नहीं। मास इक्वल टू क्या आ गया, 1 kg। अब देखिए वहां से क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है और मास कितना है, 1 kg है। एक्सीलरेशन का पता नहीं, तो ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड करेगा, यानी कि एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जो डाटा दिया है उसको आप लिख लेंगे, गिवन डाटा को लिखेंगे, F इक्वल टू 20 न्यूटन, W इक्वल टू 9.8 न्यूटन और एक फार्मूला लगा देंगे, वेट इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि m इंटू जी। यहाँ से वेट का वैल्यू रखेंगे 9.8 न्यूटन और यहाँ से आप g का वैल्यू रखेंगे, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से मास क्या मिला, 1 kg, और उस मास को यदि रखेंगे फोर्स के फार्मूला में कि F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास के जगह पर रखेंगे आप 1 kg, तो एक्सीलरेशन मिल के आ जाएगा, क्या मिलेगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपका क्वेश्चन आसान था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप थोड़ा सा समझदारी से समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग है, हटके है। कैसे, देखिए बोला गया है क्या कि ए मैन वेट कितना है, उसका एक मैन है जिसका वेट जो है 1200 न्यूटन है। कितना है, 1200 न्यूटन है, ठीक है। कहां पर, तो अर्थ के पास, और उसका जी का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। इफ टेकन वाज द मून, अब क्या बोल रहा है कि इफ ही वाज टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी द 200 न्यूटन। बोला है क्या कि यदि हम लोग अर्थ पे बात करें, ठीक है, तो उसका वेट क्या हो रहा है, अर्थ पर का बात करें तो वेट हो रहा है 1200 न्यूटन, और जी का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है, ठीक है। तो भी यूनिट होगा, आप लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर जो मून पे है वेट उसका क्या है, 200 न्यूटन है, मून पे क्या है, 200 न्यूटन है। तो यहां पर आप जी का वैल्यू बता दीजिए, वही ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको वहां का पता है क्या, कि वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट कितना है, 1200 न्यूटन, और यहाँ पर मास का पता नहीं, m लिखेंगे और g की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो मास क्या आया, m इक्वल टू आया 120 kg। अब ये m इक्वल टू 120 kg आया, तो मास तो कभी बदलता नहीं है, तो मास तो 120 kg ही रहेगा। अब हमको रहा g का बात, तो हम लोग क्या मून पे बात करेंगे, किसका, वेट का, मून पे बात करेंगे वेट का। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो मून पे वेट है वो कितना है, 200 है, और मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि मास कितना है, 120 है, और यहाँ पर जी का वैल्यू हमको निकालना है। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 अपॉन में 120। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब 12 के टेबल से काटेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स में, फिर उसके बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। फिर 6 टाइम्स में 72, फिर आपका 8 बजेगा 6 टाइम्स में, यानी कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा 6.666 ऐसे आते जाएगा। तो आप चाहे तो 6.67 भी लिख सकते हैं। क्या आ गया, ये मून पे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। तो ये बात हो रहा था मून के लिए और वो बात हो रहा था अर्थ के लिए। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेहद आसान होगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन भागेगा, नहीं, क्वेश्चन तो आपके पास एकदम रहेगा, है कि नहीं। तो ये आपको कंसेप्ट रहा क्या, कि आपको दिया गया है कि वेट क्या होगा अर्थ पे, और उसका आपको जी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो वहां से हम लोग मास को निकाल लेंगे, और जब वहां से मास मिल जाएगा तो मास तो चेंज नहीं होता है, तो फिर उस मास को हम लोग यूज कर लेंगे कहां पर, तो मून के पास। तो वेट रखेंगे 200 न्यूटन, मास यहां पर रखेंगे 120, और यहां से आपका जी का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 1.666 मिलेगा। तो उसको हम लोग 6 7 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद आपका आसान है। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, हुज वेट इज 49 न्यूटन। यदि उसका वेट जो है 49 न्यूटन है तो उसका मास क्या होगा। तो ध्यान देंगे,
इसमें जी का वैल्यू तो हमको पता है, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। आपसे पूछा क्या कि व्हाट इज द मास, तो हम लोग वेट का फार्मूला क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से रखेंगे वेट का 49 न्यूटन, मास का पता नहीं तो एम रखेंगे और जी की जगह पे 9.8 रखेंगे। एम मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 49 अपॉन में 9.8 इक्वल टू एम। एडिशनल हटाएंगे, एक जीरो हो जाएगा ऊपर में, और इससे इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 kg, है कि नहीं। ये आपका बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है, बस फार्मूला रखना है वेट इक्वल टू एम इंटू जी, और यहां से आपका एम का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका चैप्टर 3 जो था ग्रेविटेशन फिनिश हो गया, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।